इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक बड़ी सिटी का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक छोटे से घर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करते हुए अपने स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है। वहीं इस स्पिरिचुअल एनर्जी को सी गॉड तैंगसेन भी देख लेता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के गॉड रिल्म में चला आता है। वहीं यहाँ पर तैंगसेन वापस आकर के जीवू से पूछता है कि क्या जाओकी सो रही है। इस पर जीवू कहती है कि हाँ, लेकिन तैंगसेन ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो और क्या यह बात डॉलो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। इस पर तैंगसेन बताना स्टार्ट करता है कि गॉड रिल्म का एक दिन इंसानों की दुनिया का 1 साल होता है, जिसकी वजह से तैंगसेन इंसानों की दुनिया में और भी टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन गॉड रिल्म में गॉड ऑफ काइंडनेस और गॉड ऑफ इवल के बीच में बढ़ रहे टेंशन को देख करके मुझे यहाँ पर वापस आकर के सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन अब 10,000 साल बीत जाने के बाद डॉलुओ कॉन्टिनेंट पर हमारे तैंकलैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। यह सुनकर के जीवू कहती है कि गॉड ऑफ काइंडनेस और गॉड ऑफ इविल काफी ज्यादा चालाक हैं, जिसकी वजह से वे दोनों 4,000 साल पहले डॉलुओ कॉन्टिनेंट में जा करके पूरे के पूरे डॉलुओ कॉन्टिनेंट को 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स में चेंज कर दिया। वहीं ऐसा करने की वजह से डॉलुओ कॉन्टिनेंट का सरफेस एरिया भी 2 गुना हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। यह सुनकर के तैंगसेन कहता है कि मैं गॉड रिल्म में वापस आने के बाद इंसानों की दुनिया में जा करके इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से देखना यह है कि अब डॉलुओ कॉन्टिनेंट के साथ क्या होता है। इस पर जीवू आगे बताती है कि आज से 4,000 साल पहले पश्चिम के सन मून कॉन्टिनेंट डॉलुओ कॉन्टिनेंट के साथ मिल गया, जिसके बाद सन मून एम्पायर डॉलुओ कॉन्टिनेंट के बाकी दूसरे देशों के साथ में फाइट कर रहा है। इसके अलावा सन मून एम्पायर ने तैंकलैन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। यह सुनकर के तैंगसेन कहता है कि आज से 10,000 सालों पहले डॉलुओ कॉन्टिनेंट में बस 2 एम्पायर थे, लेकिन अब डॉलुओ कॉन्टिनेंट में पूरे 4 एम्पायर हो गए हैं, जो आपस में लगातार फाइट कर रहे हैं। वहीं 4,000 साल पहले जब तैंकलैन अपने पीक पर था, तभी दोनों गॉड्स की वजह से उसका डिस्ट्रॉय होना तय हो गया। वहीं इस समय मैं गॉड्स का किंग हूँ, फिर भी मैं तैंकलैन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर के जीवू कहती है कि तैंगसेन, तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तैंकलैन की सिचुएशन इतनी बुरी होने का कारण यह भी है कि पूरी दुनिया बहुत ही आगे बढ़ गई है। इस पर तैंगसेन कहता है कि भले ही अब मैं गॉड बन गया हूँ, पर फिर भी तैंकलैन को मैंने बनाया था, जिसकी वजह से उसकी सिचुएशन को देख करके मुझे अभी भी दुख होता है। इसके बाद तैंगसेन जीवू को बताता है कि मैंने फिर से डॉलुओ कॉन्टिनेंट में किसी को नोटिस किया है, जिसका फ्यूचर तैंकलैन से जुड़ेगा। वही मैं उसके फ्यूचर को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं गॉड्स का किंग होने के बाद भी उसके फ्यूचर को ठीक से नहीं जान पाया। इसके बाद हमें गॉड रिल्म में एक और लड़की का सीन दिखाते हैं, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि यह तैंगसेन और जीवू की बेटी है। वहीं यहाँ पेड़ के ऊपर से तैंगसेन और जीवू की बातें सुनने के बाद कहती है कि मेरे पेरेंट्स को डॉलुओ कॉन्टिनेंट के बारे में बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा लगता है कि डॉलुओ कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एक बटरफ्लाई स्पिरिट डॉलुओ कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ जाती है और सीधा ड्यूक मैंसन तक पहुंचती है। इसके बाद हमें ड्यूक मैंसन के अंदर व्हाइट टाइगर ड्यूक की फोटो को दिखाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूक मैंसन के बाहर 2 गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। पर तभी ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर हाउ यू हाउ को वहीं पर नोटिस कर लेते हैं, जिस पर वे लोग उसे ना पहचान करके उससे पूछते हैं कि आखिर में तुम कौन हो और तुम ड्यूक मैंसन के अंदर कैसे आ गए। लेकिन तभी वे लोग हाउ यू हाउ के रॉयल नाइफ को नोटिस कर लेते हैं, जिसे देख करके उन गार्ड्स में से एक कहता है कि मेरे ख्याल से तुम तो यंग मास्टर धाई हो। इस पर हाउ कहता है कि मेरा नाम धाई नहीं है और मैं इस घटिया मैंसन को छोड़ करके जा रहा हूँ। यह सुनते ही वे दोनों गार्ड्स हाउ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम नहीं जानते हो कि ड्यूक मैंसन के मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं? तब हाव कहता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से हाव अपने स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वे दोनों गार्ड्स फिर से होश में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर में यंग मास्टर कहाँ चले गए। तब उसे दूसरा गार्ड रोकते हुए कहता है कि तुम उसे यंग मास्टर बुलाना बंद करो, नहीं तो अगर किसी ने सुन लिया तो हो सकता है कि तुम्हारा सर कटवा दिया जाए। लेकिन तभी उनमें से एक कहता है कि उस लड़के के पास तो व्हाइट टाइगर डैगर था,
लेकिन दूसरा गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपना नाम हाव बताया था, ना कि धाई। वैसे भी तुम्हें इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही व्हाइट टाइगर ड्यूक वापस आने वाले हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के कुछ सोल्जर्स के ऊपर चला आता है, जो एक गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हुए कहीं पर ले जा रहे होते हैं। तभी हमें गाड़ी के अंदर बैठे इंसान को दिखाते हैं, जिसके पास भी व्हाइट टाइगर ड्यूक का सिंबल होता है। वहीं आदमी आंखें बंद करके बैठा होता है, फिर भी गाड़ी के बाहर हाव युहाव को नोटिस कर लेता है। वहीं वह जैसे ही हाव के गुस्से वाले इंटेंशन को नोटिस करता है, वह जा कर के बाहर देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी देर में हाव उससे छुप गया होता है। इसके बाद हमें हाव का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ड्यूक मैंसन में रहने वाली एक लेडी हाव के सामने ही उसके माँ से कहती है कि तुम इस मैंसन में रहने के काबिल नहीं हो, इसलिए अब से तुम मैंसन के बाहर बने छोटे से झोपड़ी वाले घर के अंदर रहोगी। इसके अलावा तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ उसी झोपड़ी में रहेगा। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके हाव की माँ हाव को लेकर के वहां से चली जाती हैं, लेकिन हाव जाते वक्त व्हाइट टाइगर ड्यूक की फोटो को गुस्से में देखता है। इसके बाद हमें रात के समय का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हाव की माँ रात के टाइम भी काम कर रही होती है, लेकिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से वह लास्ट में बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हाव वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद कमरे के अंदर जैसे ही हाव की माँ होश में आती हैं, वह व्हाइट टाइगर डैगर को देते हुए हाव से कहती हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम व्हाइट टाइगर के बेटे हो, इसलिए तुम इस डैगर को अपने साथ ले जाओ और एक लंबी लाइफ जियो। इसके बाद हम देखते हैं कि यह कहने के बाद हाव की माँ की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसकी वजह से हाव वहीं पर बैठ करके काफी देर तक रोता है। लेकिन उसके बाद वह एक जगह पर अपनी माँ की कब्र को बनाता है और रोते हुए कहता है कि माँ, अब मेरी सोल पावर लेवल 10 पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से अब मैं एक सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाव उस कब्र के ऊपर अपनी माँ का नाम लिखता है और कहता है कि मैं एक सोल मास्टर बन करके जीऊंगा, और वो भी एक ग्रैंड सोल मास्टर। हाव का सीन दिखाते हैं, जो व्हाइट टाइगर ड्यूक के वहां से गुजर जाने के बाद स्टार फॉरेस्ट के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह कई दिनों तक लगातार आगे बढ़ता रहता है। वहीं रात के टाइम वह बीच में रुक करके आराम भी करता है, जिसकी वजह से अब उसे स्टार फॉरेस्ट के लिए निकले हुए 6 दिन हो चुके होते हैं। इसलिए वह एक जगह पर रुक करके सोचता है कि स्टार फॉरेस्ट डोलवो कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, जिसमें लगभग हर तरह के सोल बीस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाव एक नक्शा निकाल करके देखता है और सोचता है कि एक बार मैं स्टार फॉरेस्ट में पहुंच जाता हूँ तो मैं वहां पर किसी सोल बीस्ट को मार करके उसके सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लूंगा। वहीं उस सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी सोल मास्टर्स की तरह ही मेरे पास भी उस सोल रिंग की स्किल्स आ जाएंगी। इसके बाद हाव फिर से आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि सोल मास्टर्स जैसे जैसे सोल रिंग को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी सोल पावर भी इंक्रीज होती चली जाती है। इसलिए मैं इस समय सिर्फ सोल वॉरियर के लेवल पर हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं एक सक्सेसफुली सोल रिंग को एब्जॉर्ब करता हूँ तो मैं भी एक सोल मास्टर बन जाऊंगा। तभी अचानक से हाव अपने वाटर बॉटल से पानी पीने की कोशिश करता है, पर वह देखता है कि अब उसका वाटर बॉटल पूरी तरह से खाली हो चुका है। इसलिए वह स्टार फॉरेस्ट में एक नदी को ढूंढ करके वहां से पानी पीता है, जिसके बाद अचानक से उसका ध्यान नदी की मछलियों के ऊपर पड़ता है। तब वह उनका शिकार करने के लिए एक लकड़ी के डंडे को लेकर के तैयार करता है। वहीं जब वह अपने माँ के दिए हुए व्हाइट टाइगर डैगर का इस्तेमाल करता है, तब उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ यह बताते हुए मर गई थी कि वह व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा है। इसलिए वह गुस्से में कहता है कि मैं उसे अपना फादर कभी नहीं मानूंगा। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब हाव शिकार करने के लिए अपना स्टिक तैयार कर चुका होता है, इसलिए वह सबसे पहले अपने स्पिरिट आइज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब हाव के आसपास की चीजें उसके लिए एकदम से स्लो डाउन लगने लगती हैं, जिसकी वजह से वह उन मछलियों के साथ में बाकी चीजों की भी मूवमेंट को एकदम अच्छे से महसूस कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाव अपने स्टिक से एक साथ उन दोनों मछलियों का शिकार कर लेता है और उन्हें उसी स्टार फॉरेस्ट में आग जला करके ग्रिल करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक लड़की उन मछलियों की खुशबू से सीधा हाव के पास आकर के कहती है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इधर हाव उस लड़की के अचानक से अपीयर होने की वजह से चौंक गया होता है
लेकिन हम देखते हैं कि इस लड़की को सिर्फ इस मछली से ही मतलब होता है, जिसकी वजह से वह हाव से पूछती है कि यंग मैन, क्या तुम इन मछलियों को बेच रहे हो, और अगर ऐसा है तो क्या तुम बता सकते हो कि इनके बदले में तुम कितने पैसे लोगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर हाव उस लड़की को एक मछली वैसे ही देने लगता है, जिस पर हाव की बात खत्म होने से पहले ही हम देखते हैं कि वह लड़की उसके हाथों से उस मछली को ले लेती है और कहती है कि मैं इसके बदले में तुम्हें थैंक्स कहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वह जल्दी से उस मछली को खाने ही वाली होती है। वैसे ही वहां पर उस लड़की के साथ आया हुआ लड़का आ जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से इस लड़के ने उन मछलियों में से थोड़ा भी नहीं खाया है, लेकिन फिर भी तुम उसी की मछली को उससे पहले खाने जा रही हो। इस पर हम देखते हैं कि अचानक से यह लड़की अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए कहती है कि आखिर में तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तब हम देखते हैं कि यह लड़का उसे मिस या कह करके बुलाने लगता है, जिसके बाद यह लड़की फिर से फनी मूड में कहती है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इधर उन दोनों लोगों को वहां पर देख करके हुआ उस लड़के को भी एक मछली देने लगता है। तब यह लड़का हाव से कहता है कि तुमने अपने लिए किसी मछली को फ्राई नहीं किया है। इस पर हाव कहता है कि तुम इसे ले सकते हो, मैं दूसरी मछलियों को ग्रिल कर सकता हूँ। यह सुन करके यह लड़का उस मछली को लेकर के अपना नाम बेई बेई बताता है। वहीं उस फनी लड़की का नाम तैंग या होता है, जिस पर हाव अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम हाव यू हाव है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने ही टाइम में मिस या पूरी मछली खा चुकी होती हैं, क्योंकि उनको यह फिश इतनी ज़्यादा पसंद आई होती है कि उन्होंने इस तरह के टेस्ट को कभी फील नहीं किया होता है। इधर हाव मिस या के एक्साइटमेंट को देख करके थोड़ा सा हैरान होता है। तब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये सभी लोग ढेर सारी मछलियां खा करके आराम कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से अब हुआ इन लोगों को बाय बोल करके आगे निकल जाता है। इधर हाव को आगे बढ़ता हुआ देख करके मिसिया पूछती हैं कि क्या यह भी स्टार फॉरेस्ट के लिए आगे बढ़ रहा है। तब बेई बेई कहता है कि मैं उसके सोल पावर को सेंस कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वह भी स्टार फॉरेस्ट में एक सोल रिंग ढूंढना चाहता है। यह सुन करके मिसिया कहती हैं कि उसकी सोल पावर काफी ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी वह अपनी लाइफ को खतरे में डाल करके अकेले स्टार फॉरेस्ट में जा रहा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अब हाव स्टार फॉरेस्ट के गेट पर पहुंच गया होता है, जिसके बाद वह अब सोल बीस्ट ढूंढने के लिए स्टार फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ने लगता है। वहीं वह देखता है कि स्टार फॉरेस्ट की चीजें काफी ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन तभी वह आगे बढ़ने पर अचानक से किसी सोल बीस्ट को सेंस करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समझ में आने से पहले ही उसके ऊपर एक सोल बीस्ट अटैक कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि यह सोल बीस्ट बिना रुके कई सारे अटैक्स करता है, जिस पर लास्ट में उस सोल बीस्ट के अटैक को डिफेंड करने के लिए हाव व्हाइट टाइगर ड्यूक के डैगर का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वह सोल बीस्ट उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। इस पर हाव अपनी जान बचाने के लिए सीधा उस डैगर को सोल बीस्ट के हाथों पर जोर से मारता है। तब हम देखते हैं कि दर्द के मारे यह सोल बीस्ट हाव को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वह गुस्से में सीधा हाव को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब हम देखते हैं कि हाव अपने स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करता है और अपने रॉयल नाइफ के इस्तेमाल से एक झटके में ही सोल बीस्ट को जान से मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाव की सोल पावर के काफी वीक होने की वजह से उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, जिसकी वजह से वह एक पेड़ के किनारे बैठ जाता है। लेकिन इतनी देर में वह नोटिस करता है कि उस सोल बीस्ट के अंदर से उसकी सोल रिंग बाहर अपीयर हो गई है, लेकिन वह महसूस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कम है कि वह उस सोल रिंग को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाव के चारों तरफ का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम होने लगता है। तब हमें दिखाते हैं कि अचानक से हाव के सामने एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट अपीयर हो गया है, पर वह बीस्ट अपने छोटे से क्यूट फॉर्म में आकर के हाव के सामने पहुंचता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस बीस्ट का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उसके प्रेजेंस से ही हाव पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। हाव के सबकॉन्शियस माइंड का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वह पावरफुल स्पिरिट बीस्ट हाव के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच करके कहता है कि फाइनली मैंने एक ह्यूमन स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट वाले इंसान को ढूंढ लिया। लेकिन तभी यह स्पिरिट बीस्ट अचानक से देखता है कि हाव के सबकॉन्शियस माइंड में एक और बहुत ही पावरफुल डिवाइन स्पिरिट है, लेकिन वह डिवाइन स्पिरिट उसे देख करके उसी सबकॉन्शियस माइंड में डिसअपीयर हो जाता है,
जिस पर यह स्पिरिट बीस्ट हैरान होकर के कहता है कि मैं टियांगमेंग आइस सिल्क वर्म हूँ, जिसने बड़ी मुश्किल से ह्यूमन स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट वाले इंसान को ढूंढा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमेंग सबकॉन्शियस माइंड में ही हाओ के पास जाता है और वहाँ पर ढेर सारी स्पिरिचुअल आइस को क्रिएट करता है। इधर हाओ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में होश में आ जाता है। तब टियांगमेंग उसके पास आकर के उसे बताता है कि अब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मेरा घर है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर हाव हैरान होकर के पूछता है कि आखिर में सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। यह सुन करके टियांगमेंग स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करता है कि एक्चुअल में तुम्हारे पास जो स्पिरिट आइज हैं वे स्पिरिचुअल गार्डियन स्पिरिट आइज के नाम से जानी जाती हैं। इसलिए अगर तुम उनके पावर्स को पूरी तरह से अनलॉक करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्पिरिट पावर को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना होगा, जिसके बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे दिमाग के अंदर जहाँ पर इकट्ठा होती है उसी जगह को तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसके बाद टियांगमेंग अपने बारे में बताता है कि एक्चुअल में मैं स्पिरिट वर्ल्ड का इकलौता 10 लाख साल पुराना सोल बीस्ट हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर हिस्ट्री की पहली विजडम सोल रिंग है। वहीं मेरी स्पिरिट रिंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। यह सब कुछ बताने के बाद टियांगमेंग हाउ से कहता है कि तुम मुझे टियांगमेंग बुला सकते हो। तब हाव थोड़ा सा हैरान हो करके कहता है कि अगर तुम एक 10 लाख साल पुराने सोल बीस्ट हो तो फिर तुमने मुझ जैसे कमजोर सोल पावर वाले इंसान को क्यों चुना। ऊपर से सोल मास्टर्स कहते हैं कि किसी भी सोल मास्टर की पहली सोल रिंग सेफ्टी के लिए 400 सालों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस पर टियांगमेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें चुना है? मुझे तो बस तुम्हें चुनना पड़ा है, नहीं तो मैं मरने वाला था। इसके बाद टियांगमेंग हाओ को वहां पर अपनी बनाई हुई 10 स्पिरिचुअल आइज को दिखाता है और बताता है कि मैंने तुम्हें इनके साथ में अपनी पहली स्पिरिट रिंग भी दे दी है। यह सुन करके हाओ हैरानी से पूछता है क्या अब मेरे पास सच में एक सोल रिंग है? तब टियांगमेंग अपने क्यूट फॉर्म में आकर के उसे बताता है कि हाँ, अब तुम्हारी बॉडी के पास एक स्पिरिट रिंग है जिसकी पावर को मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए बस 400 सालों की स्पिरिट बीस्ट जितनी ही कर दी है। लेकिन अगर तुम कल्टीवेशन करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिट पावर को इंक्रीज करते हो, तुम अपने स्पिरिट रिंग के कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरी विजडम सोल रिंग है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ ही इवॉल्व हो सकती है। इसके अलावा मेरी विजडम सोल रिंग के अंदर 4 सोल स्किल्स हैं। वहीं मेरे पास कोई सोल बोन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गार्डियन स्पिरिट को तुम्हारे अंदर जोड़ सकता हूँ। इधर 4 सोल स्किल्स और एक गार्डियन स्पिरिट को सुन करके हाव काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी टियांगमेंग वार्निंग देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक आइस एट्रीब्यूट के गार्डियन स्पिरिट को ऐड किया है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें पहले आइस एट्रीब्यूट की सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब करना होगा। यह सुन करके हाव कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यह सुन करके टियांगमेंग कहता है कि इसके अलावा तुम्हें अपनी 4 सोल स्किल्स के बारे में खुद ही पता करना होगा, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैंने तुम्हें जो 4 सोल स्किल्स दी हैं वे सभी सपोर्ट टाइप सोल स्किल्स हैं, जिनमें कोई खास अटैकिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों के टारगेट नहीं बनना चाहते हो तो तुम उन्हें सिर्फ इतना बताना कि तुम्हारे पास केवल एक स्पिरिट टेक्निक है, क्योंकि अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें लंबे टाइम तक जिंदा रहना होगा। यह सुन करके हाव कहता है कि ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ। इधर अब टियांगमेंग को नींद आने लगती है, जिसकी वजह से वह हाव को उसके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि स्टार फॉरेस्ट के अंदर मिसिया और बेई ने हाव को ढूंढ लिया होता है। वहीं वे लोग देखते हैं कि हाव ने जिस सोल बीस्ट को मारा है उसकी कल्टीवेशन बस 10 साल पुरानी है। तभी मिसिया देखती हैं कि हाव होश में आ गया है। वहीं होश में आते ही हुआ सेंस कर लेता है कि एक्चुअल में मिसिया के पास 200 साल पुरानी सोल रिंग्स हैं, जिसके बाद मिस्टर बेई के अंदर तीसरी सोल रिंग 1000 साल पुरानी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से इन लोगों के सामने एक 1000 साल पुराना धतूरा स्नेक सोल बीस्ट अपीयर हो जाता है, जिस पर मिसिया हाव को प्रोटेक्ट करने लगती हैं। इधर बेई अपने ब्लू लाइटनिंग टीरेक्स फैमिली की लाइटनिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उस सोल बीस्ट को मिसिया के लिए मारने लगता है। यह देख करके हाव बेई की मदद करने की सोचता है, इसलिए वह अपनी फर्स्ट सोल स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक साथ स्पिरिट डिटेक्शन और स्पिरिट शेयरिंग का इस्तेमाल करके बेई की मदद करता है। इधर ऐसा होते ही मिस्टर बेई हाव के सोल टेक्निक को समझ जाते हैं
और धतूरा स्नेक के सबसे वीक पॉइंट को डिटेक्ट करके उसे अपने एक ही अटैक से बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देते हैं, जिसके बाद मिस या उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना फाइनल अटैक लॉन्च करती हैं और धतूरा स्नेक की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए वहीं पर बैठ जाती हैं। इधर बेई बेई नोटिस करता है कि हाव अपनी सोल स्किल इस्तेमाल करने की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया है, पर फिर भी हाव किसी तरह से खुद को संभाल करके पूछता है कि आखिर में मिस या के पास किस तरह की गार्डियन सोल स्पिरिट है। इस पर बेई बेई बताता है कि मिस या की सोल स्पिरिट ब्लू सिल्वर प्लांट्स है। तब हम देखते हैं कि ब्लू सिल्वर प्लांट्स का नाम सुनते ही हाव बताना स्टार्ट करता है कि मैंने सुना है कि सी गॉड तैंक्सन की भी गार्डियन स्पिरिट एक ब्लू सिल्वर प्लांट थी। वहीं मेरी माँ ने यह भी बताया था कि तैंक्सन ने ही तैंक्सेक्ट को बनाया था, जिसके अलावा वह फर्स्ट जनरेशन श्रेक डेविल्स के लीडर भी थे। यह सुन करके बेई बेई कहता है कि तुम्हें सी गॉड के बारे में काफी कुछ पता है। तब हाव बताता है कि उन्होंने एंजल गॉड और रक्षा गॉडेस को हरा करके स्पिरिट वर्ल्ड में शांति को लाया था, जिसकी वजह से वे लास्ट में सी गॉड और असुरा गॉड दोनों के ही सक्सेसर बन करके गॉड बन गए थे। इसके बाद बेई बेई बताता है कि एक्चुअल में मिस या तैंक्सेक्ट की सेक्ट मास्टर है। इधर हम देखते हैं कि इतनी देर में मिस या उस सोल रिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके बाद वह सीधा हाव के सामने जा करके उससे पूछती हैं कि क्या तुम मेरे तैंक्सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि तैंक्सेक्ट एक समय पर स्पिरिट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट था। इसके अलावा तुम्हारे लिए तैंक्सेक्ट के हिडन वेपन्स और स्किल्स काफी ज्यादा काम आएंगी। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके हाव तैंक्सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि लाइफ में मेरे लिए यह सबसे लकी दिन है, क्योंकि मेरे पास कमजोर सोल पावर के साथ में एक गार्डियन स्पिरिट है, जिसके बावजूद भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई और मुझे अपने तैंक्सेक्ट को ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे हो। यह सुन करके मिस या हाव और बेई बेई से कहती हैं कि हम लोगों को बस हार्ड वर्क करने की जरूरत है, जिसके बाद हम लोग फिर से तैंक्सेक्ट का नाम रोशन करेंगे। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बेई बेई अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके ढेर सारी मछलियों का एक साथ शिकार करता है, जिन्हें कैंप फायर पर हाव ग्रिल करने लगता है। इसी बीच मिस या एक मछली को ग्रिल करने के लिए लेती हैं, लेकिन हाव और बेई बेई देखते हैं कि उन्होंने मछली को ही पूरी तरह से जला दिया है। तब यह देख कर के हाव उनके लिए खुद मछलियों को ग्रिल कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि अब खाने के बाद बेई बेई हाव को डीमन आइज और तैंक्सेक्ट के हिडन वेपन्स के साथ में कुछ टेक्निक्स को दिखाता है, जिन्हें देख कर के हाव पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेई बेई कई दिनों तक हाव को उन सारी चीजों की ट्रेनिंग देता है। वहीं इस प्रोसेस में बेई बेई को यह भी पता चल गया होता है कि एक्चुअल में हाव के सभी मेरिडियंस काफी ज्यादा कमजोर हैं, जिसकी वजह से उसे कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। यह जान करके ये लोग अगले दिन आगे बढ़ जाते हैं, जिस पर ये लोग दोपहर तक श्रेक सिटी में पहुंच जाते हैं। वहीं मिस या श्रेक सिटी को दिखाते हुए बताती हैं कि हाव यहाँ पर दुनिया की सबसे नंबर 1 एकेडमी श्रेक एकेडमी है, जिसमें केवल पावरफुल और ट्रू सोल मास्टर्स को ही एडमिशन मिलता है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। इधर श्रेक एकेडमी का नाम सुन करके हाव भी काफी ज्यादा खुश होता है। ये तीनों लोग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मिस या हाव को बताती हैं कि इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्कूल श्रेक स्कूल इसी सिटी के अंदर है। इधर बेई बेई हाव को बताता है कि श्रेक एकेडमी में वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जो लोग किसी न किसी एक फील्ड में जीनियस हों। इसके बाद हम देखते हैं कि हाव इन लोगों के साथ सिटी के अंदर जा करके देखने लगता है। तभी मिस या यू हाव से कहती हैं कि मैं तुम्हें जो सरप्राइज देना चाहती थी उसकी हेल्प से तुम्हें श्रेक एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। यह सुन करके यू हाव पूछता है कि क्या यह एडमिशन फ्री में होगा। तब मिस या बताती हैं कि तैंक्सन तैंकलैन का एंसेस्टर था, जो इसी श्रेक स्कूल से ग्रेजुएट होकर के ग्रैंड सोल मास्टर बना था। वहीं जब तैंक्सन ने तैंकलैन को बनाया था, तब श्रेक स्कूल के सभी ग्रेजुएट्स ने तैंकलैन को ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए उस समय के श्रेक डेविल्स का विजन अभी भी श्रेक एकेडमी फॉलो करती है। हालांकि अब तैंकलैन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पर फिर भी श्रेक एकेडमी तैंकलैन को एक एडमिशन फ्री में देती है, जिसकी वजह से इस बार वह कोटा तुम्हारा होगा। इधर बेई बेई यू हाव को बताता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेक स्कूल हर 3 महीने में नए स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेती है,
जिसमें फेल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को श्रेक एकेडमी बाहर निकाल देती है। यह सुन करके यू हाओ कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि श्रेक एकेडमी मुझे बाहर न निकाल पाए। तब हम देखते हैं कि मिस या यू हाओ के डिटर्मिनेशन को देख करके एक विस्पर बैग उसे गिफ्ट में देती हैं और कहती हैं कि इसे टैंकलैन के फाउंडर टैंक्सन के स्टोरेज बैग के ऊपर मॉडल किया गया है, जिसका इस्तेमाल तुम किसी भी चीज को रखने के लिए कर सकते हो। तब हम देखते हैं कि यू हाओ इस गिफ्ट को ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लोग श्रेक एकेडमी के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर बेई बेई बताता है कि श्रेक सिटी के सोल गाइड टेक्नोलॉजी पूरे डोलवो कॉन्टिनेंट में सबसे आगे है, लेकिन सन और मून एम्पायर दोनों की सोल गाइड टेक्नोलॉजी हमसे भी आगे जा चुकी है। इधर यू हाओ वहाँ की टेक्नोलॉजी को देख करके सोच रहा होता है कि आज से पहले मैंने इस तरह की सोल गाइड टेक्नोलॉजी को नहीं देखा है, पर तभी बेई बेई बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह सब कुछ आज से 4000 साल पहले शुरू हुआ था। इसके बाद हमें बताते हैं कि जब 4000 सालों पहले सन मून एम्पायर डोलवो कॉन्टिनेंट के साथ मिल गया, तब पूरे के पूरे डोलवो कॉन्टिनेंट में जंग शुरू हो गई। वहीं जंग के स्टार्टिंग में टैंकलैन को सन मून एम्पायर ने अपने सोल गाइडेड वेपन्स की हेल्प से हरा दिया। इस पर मिस या बताती हैं कि इस बात का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि टैंकलैन के हिडन वेपन्स कमजोर हैं, क्योंकि टैंकलैन में कुछ ऐसे भी हिडन वेपन्स हैं जिनसे गॉड्स भी डरते हैं। इस पर बेई बेई यू हाओ को बताता है कि इस तरह के हिडन वेपन्स को सी गॉड टैंक्सन के टाइम में ही बनाया गया था, जिसकी वजह से तुम यह भी कह सकते हो कि टैंकलैन के नॉर्मल हिडन वेपन्स सोल गाइडेड वेपन्स से कमजोर हैं। वहीं जब उस समय डोलवो कॉन्टिनेंट में क्राइसिस बढ़ गए थे, तब श्रेक एकेडमी के फॉर्मर डीन सामने आए और अपने साथ 60 ग्रैंड सोल मास्टर्स को लेकर के सन मून एम्पायर को हरा दिया, जिसके बाद से श्रेक स्कूल अब किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। तभी मिस या कहती हैं कि उसी टाइम के बाद से टैंकलैन खत्म होना स्टार्ट हो गया। यह सुन करके यू हाओ पूछता है कि क्या सच में सोल गाइडेड वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल थे। तब बेई बेई सिटी में आगे बढ़ते हुए बताता है कि वास्तव में पुराने डोलवो कॉन्टिनेंट के सोल मास्टर्स सोल गाइडेड वेपन्स को रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वे लोग मानते थे कि ये वेपन्स उनकी पावर का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी तुम देख सकते हो कि सोल गाइड टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब सोल गाइड टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई भी फायर एट्रीब्यूट का सोल मास्टर आसानी से आइस एट्रीब्यूट के अटैक्स को भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन सोल गाइड टेक्नोलॉजी का एक नुकसान यह भी है कि सोल मास्टर्स अपने सोल रिंग की वैल्यू को भूल चुके हैं। इस पर यू हाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो लोग सोल गाइड सिस्टम को इतनी आसानी से एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। तब बेई बेई बताता है कि एक्चुअल में किसी भी कंट्री में पावरफुल सोल मास्टर्स बहुत ही कम होते हैं, ऊपर से साधारण लोगों के पास बहुत ही कम सोल पावर होती है, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सोल गाइड सिस्टम को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। इस पर हम देखते हैं कि पूरे के पूरे सिटी में कैसे सोल गाइड सिस्टम ने नॉर्मल लोगों की लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया होता है। इसके बाद यू हाओ सोचता है कि मिस या टैंकलैन की लीडर हैं, जिसकी वजह से वह सोल गाइड सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सोल गाइड सिस्टम और हिडन वेपन्स एक दूसरे के साथ में काफी अच्छी चीजें बना सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग श्रेक एकेडमी के गेट पर पहुंच जाते हैं। इधर गेट पर पहुंचते ही यू हाओ को अंदाजा हो जाता है कि श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट सीनियर बेई बेई की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। वहीं थोड़ी देर में सीनियर बेई बेई और मिस या यू हाओ को लेकर के अंदर पहुंच जाते हैं और फर्स्ट जनरेशन के श्रेक डेविल्स के स्टैचूज को दिखाते हुए बताते हैं कि इन्होंने ही श्रेक डेविल्स के जनरेशन को स्टार्ट किया था। वहीं सबसे पहला स्टैचू गॉड ऑफ वॉर दाई मोबाई का होता है, जिसके बारे में जान करके यू हाओ सोचता है कि तो यह ड्यूक व्हाइट टाइगर का एंसेस्टर है, लेकिन मैं भी उसी के जनरेशन से हूँ, पर फिर भी मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बेई बेई मोटू के बारे में बताते हैं कि इन्हें हम लोग गॉड ऑफ फिनिक्स के नाम से भी जानते हैं, वहीं ऑस्कर को गॉड ऑफ फूड के नाम से। जिसके बाद ये लोग जीवू की स्टैचू को दिखाते हुए बताते हैं कि यह सी गॉड टैंक्सन की वाइफ है, जो एक्चुअल में टैंक्सन के लिए असुरा गॉड की पावर्स को होल्ड करती थी। वहीं कैट गर्ल को गॉड ऑफ स्पीड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अलावा ये गॉड ऑफ वॉर दाई मोबाई की वाइफ भी हैं। वहीं ये लोग 9 कलर गॉडेस निंगरोंग के बारे में भी बताते हैं, जो कि फूड गॉड ऑस्कर की वाइफ भी थी। अब हम देखते हैं कि सबसे लास्ट में ये लोग टैंक्सन के स्टैचू के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि ये टैंकलैन के एंसेस्टर होने के साथ में सी गॉड और असुरा गॉड भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग टैंक्सन के स्टैचू को रिस्पेक्ट देते हैं
जिसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब बेई बेई ग्रैंड मास्टर अर्लोंग और डीन के स्टैचूज को दिखाते हुए बताता है कि ये लोग श्रेक स्कूल के फाउंडर्स हैं। वहीं ग्रैंड मास्टर और अर्लोंग मेरे एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे श्रेक एकेडमी के स्टडी को डिजाइन किया था। वहीं फ्रेंडर श्रेक एकेडमी के पहले डीन थे। जिसके अलावा ये तीनों लोग एक दूसरे के दोस्त भी थे। वहीं इन तीनों लोगों की फाइटिंग टेक्निक गोल्डन आयरन ट्रायंगल काफी ज्यादा फेमस थी, क्योंकि उसकी हेल्प से इन लोगों ने अपने स्टार्टिंग के दिनों में कई सारे ग्रैंड सोल मास्टर्स को हराया था।